देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस तेज हो गई है। लोगों से राय मशविरे की प्रक्रिया चल रही है। यूसीसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां और धार्मिक संगठन बंटे हुए नजर आ रहे हैं। यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति मुसलमानों को है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का विरोध करते हुए लॉ कमीशन को अपनी राय दे दी है। बोर्ड ने आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को यूसीसी से अलग रखने की मांग की है। बोर्ड का कहना है कि मुसलमान शरीयत में बदलाव को मंजूर नहीं करेंगे। Constitution itself, Article 371A and Article 317G, the tribals were given exemptions from Uniform Civil Code or from any other law which has been enacted by the Parliament. So, and the civil laws, for example, IPC, CRPC, differ state to state. There is no uniformity throughout the country. कानून पर बनी संसदीय समिति ने 3 जुलाई को यूसीसी को लेकर बैठक की थी। इसमें लॉ कमीशन ने भी शिरकत की थी। बैठक में समिति के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखने की वकालत की है। उनका मानना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी पर अपने लोगों को गुमराह कर रहा है। मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा भ्रम है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में वो भ्रम दूर होगा। तो जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर बात का विरोध करना, तो ये उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है कि उनको और गंभीरता के साथ सारे मुद्दों का विचार करना चाहिए और अपने समाज के भीतर किस तरह के सुधार हों, इस दिशा में बोर्ड ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया। समिति की बैठक में कुछ विपक्षी दलों ने यूसीसी पर आपत्ति जताई थी और इसे संविधान के खिलाफ बताया था। कुछ राजनीतिक दल इस पर अपनी राय नहीं बना पाए हैं। वो यूसीसी के ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। एआईएडीएमके ने यूसीसी का खुलकर विरोध किया है। बीजेपी को एआईएडीएमके के रुख से निराशा हुई होगी। एआईएडीएमके का कहना है कि यूसीसी से अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार प्रभावित होंगे। हाल के दिनों में केंद्र से डीएमके का टकराव बढ़ा है। यूसीसी पर भी डीएमके का रुख सख्त है। அந்த பொது சிவில் சட்டம் என்பது நாட்டிலே ஏற்கனவே சிவில் சட்டம், கிரிமினல் சட்டம் என்ற சட்டங்கள் இருக்கிறது. ஆக அதை நீக்கிவிட்டு பொது சிவில் சட்டமாக கொண்டு வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய கொள்கைகளை அந்த ஆட்சியை எதிர்க்கக்கூடியவர்களெல்லாம் பழிவாங்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் மக்களுக்கு துன்பங்களை, கொடுமைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்கிற அந்த தீய சக்தியோடு இன்றைக்கு அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காரியங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம்। अभी तो इस तरह एक मेजॉरिटेरियनिज्म का दौर इस मुल्क में चलाने की कोशिश की जा रही है। शक तो होता ही है कि इनके इरादे सही नहीं है। सवाल ये है कि यूसीसी कितना यूनिफॉर्म होगा। इसे सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे के तौर पर देखने वाले लोग भूल जाते हैं कि इसके दायरे में और तबके भी आएंगे। आदिवासियों के रीति रिवाजों का क्या होगा? यूसीसी के बाद क्या उसमें भारी बदलाव होंगे या उन्हें अभी इससे बाहर रखा जाएगा? यूसीसी पर मुसलमानों की आपत्ति को कितनी तवज्जो मिलेगी? क्या 2024 के चुनाव से पहले यूसीसी कानून बन पाएगा या फिर तब तक ये मुद्दा बनकर जिंदा रहेगा? तो आज चर्चा होगी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आवाज अड्डा में आज आपका स्वागत मैं कर रहा हूं। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनका परिचय करवा दे, फिर चर्चा शुरू करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य यास्मीन फारूकी हमारे साथ जुड़ेंगी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर जुड़ेंगे तो उनसे सवालात करेंगे, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्तियां की हैं या जो राय अपनी दी है लॉ कमीशन को, विराग जी, ये जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, अभी तो सिर्फ मुस्लिम तबके से आ रही है। आदिवासियों के बारे में सरकार खुद कह रही है कि उनको अलग रखेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और ये जो आपत्तियां आ रही हैं उसमें दो तरह की बात है। एक तो आदिवासियों वाली, जिसमें कि पहले ही है कि नहीं उनको अलग रखा जाएगा, अलग रहेंगे, लेकिन जो मुसलमानों के पक्ष से जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई है, क्या यही बाधा थी
जिसने तब भी इसको नीति निर्देशक तत्वों में डलवा दिया था, या अभी मौजूदा परिस्थितियां कुछ अलग है उससे? देखिए मनोज जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और यह देश का, हमारे गवर्नेंस का, लोकतांत्रिक सिस्टम का दुर्भाग्य है कि जिन मुद्दों पर आज बात करनी चाहिए हम उसमें 73 साल पुराने तरीके से बात कर रहे हैं। दो तीन बातें इसमें, जो के.एम. मुंशी ने संविधान पीठ में, जो संविधान सभा में बहस में बोला था, वो बात आज भी प्रासंगिक है। और उन्होंने बोला था कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, लैंगिक भेद खत्म करने के लिए ये समान नागरिक संहिता का होना जरूरी है और इसका अल्पसंख्यकों की सुरक्षा या अल्पसंख्यकों के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है और ये महिला सशक्तिकरण का एक बिंदु है। और उसके बाद जब 1955-56 में हिंदू कानून जब बने, उसका विरोध हुआ। जब भी कोई कानून बनेगा उसका विरोध होगा, कोई न कोई उसका तब का विरोध करेगा। अभी डिजिटल इंडिया बिल बनेगा, उसका हो सकता है टेक कंपनियां विरोध करेंगी। विरोध की बजाय ये जानना जरूरी है कि कानून की दिशा में हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और क्या हमारा कानून बनाने का सही मकसद है या नहीं है। और यहां पर आकर के मुझे सरकार और विरोध करने वाले दोनों लोगों से शिकायत है, क्योंकि सरकार की मंशा भी ठीक नहीं है। विरोध करने वाले लोग तो अभी भी वही 7 दशक पुरानी दकियानूसी मानसिकता से गुजर रहे हैं। ठीक है, सरकार की मंशा इसलिए ठीक नहीं है, नंबर 1 कि प्रदेश के स्तर पर यह कानून नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक देश एक कानून का मतलब होता है पूरे देश में कानून। तो उत्तराखंड के जो प्रोसेस चल रहा है, मैं समझता हूं कि वो संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत भले ठीक हो, लेकिन अनुच्छेद 245 और जो सरकार ने संसद में जवाब दिया था, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था, उसके खिलाफ है। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो 21वें लॉ कमीशन ने बोले थे और उन पर आज तक पहल नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है लड़कियों और लड़कों की शादी की उम्र बराबर करना। इस बारे में संसद में बिल पेश किया गया, लेकिन वो फिर संसदीय समिति के हवाले हो गया, क्योंकि इस बात पे विरोध है 18 साल से हम उम्र बढ़ाकर 21 साल कैसे करें। तो यह एक सामाजिक सहमति बताने की बात है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, मैं समझ रहा हूं कि वो बहुत ही गलत बात है। और अगर वो मेजॉरिटी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ये एक गंभीर बात है, क्योंकि जो मुसलमानों में, मुस्लिम समुदाय में महिलाओं की शादी जो मानी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मानी जाती है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम उम्र 18 साल होती है, तो 18 साल से कम उम्र की लड़की की कैसे शादी कर सकते हैं। जो मैयर से रिलेटेड चीजें हैं, मेयर से रिलेटेड चीजें हैं, इन सारी बातों पर मुझे लग रहा है कि 5-6 बातें हैं जिन बातों पर शादी की उम्र हो या तलाक की प्रक्रिया हो या भरण पोषण का मामला हो या उत्तराधिकार का मामला हो, इन विषयों पर एक सहमति से कानून बनाने की प्रक्रिया चालू करने की जरूरत है। अगर इसमें धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ तो एनआरसी की तरह ये मुद्दा भी एक अंतहीन बहस में खत्म होगा और जो समाज और देश को इसका लाभ मिलना चाहिए, महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। जी, लेकिन अगर मगर की तो बात ही नहीं है, धार्मिक ध्रुवीकरण तो होगा ही। और जो हल्की सी बात आपने कहा कि सरकार से भी आपकी शिकायतें हैं और थोड़ा उसको समझाया भी आपने। अभय दुबे जी से उसको और स्पष्ट कराते हैं। अभय जी, विराग जी ने जो बात कही कि आप भाई केंद्र में भी है और राज्य में भी पहल कर रहे हैं, तो ये किस तरह की बात है। दूसरी चीज ये है कि यूनिफॉर्मिटी लाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आदर्श रखा गया है संविधान में, या जो भी एक कॉन्सेप्ट उसका समझ में आता है, वो यही आता है कि एक नेशनैलिटी की तरफ हम जब बढ़ना चाहते हैं तो सिविल कोड भी हमारे एक जैसे होने चाहिए। तो अब ये एग्जाम्पल देते हैं कि उम्र का मामला है कि 16 और 18 उम्र का जो अंतर है, उसको वहां भी यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर इशारों में विराग जी नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो स्वाभाविक है, वो तो पहले से माना हुआ था। आप क्या मानते हैं अभय जी, जिस तरीके से, जिस टाइमिंग के साथ ये मुद्दा आया है हमारे बीच में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सिर्फ इस पर बहस कराने के लिए इसको समाज में डाल दिया गया है। आपकी क्या राय है टाइमिंग पर, पूरे कॉन्सेप्ट पर, पूरे अप्रोच पर? देखिए, ये 22वें विधि आयोग ने ये बात लोगों के बीच में फेंकी है कि भाई लोग अपनी इसके ऊपर राय दें। इससे पहले 30वां विधि आयोग था। 21वां विधि आयोग भी मोदी सरकार ने ही नियुक्त किया था और मोदी सरकार ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उसके हवाले की थी। 21वें विधि आयोग ने जब 2018 में
अपनी इसके ऊपर रपट पेश की, जो सब लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है, उसका निष्कर्ष क्या था, जरा उसके ऊपर गौर किया जाए। उसका निष्कर्ष ये था कि अगर लापरवाही के साथ में और जल्दबाजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू किया गया तो ये देश की आंतरिक एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाएगा। ये मोदी सरकार, ये कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त विधि आयोग का कहना नहीं है, ये मोदी सरकार द्वारा नियुक्त विधि आयोग का कहना है। जब 2016 में उसको ये मसला सौंपा गया, 2018 तक उसने उसके ऊपर विचार किया, उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट का निष्कर्ष ये निकाला गया। देखिए, इस समस्या को सार्वजनिक जीवन में मीडिया मंचों पर इस तरह पेश किया जा रहा है कि ये मुसलमानों इस्लाम के अंदर औरतों के साथ जो जुल्म सितम होता है, 4 शादियां की जाती हैं, हलाला और निकाह और मुताह वगैरह, ये सब जो है इसको दुरुस्त कर देगा, इसीलिए मुसलमान लोग नाराज हैं। ये बात सही है कि मुसलमान लोग इसलिए नाराज हैं और उनकी तरफ से बहुत ही मैं समझता हूं कि बहुत ही दकियानूसी किस्म की आपत्तियां इस पे आ रही हैं। इस पे विराट गुप्ता ने उसकी जो आलोचना की है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन ये सवाल केवल मुसलमानों और हिंदुओं का नहीं है। अभी तो हिंदू समाज के अंदर से आपत्तियां आनी शुरू नहीं हुई हैं। देखिए, जब हिंदू विवाह कानून बना था उस वक्त सिखों में और अम्बेडकर के सिखों के प्रतिनिधि सरदार हुकुम सिंह और अम्बेडकर के बीच जबरदस्त बहस हुई थी कि भाई सिखों ने कहा था हमें आप हिंदू विवाह कानून के तहत क्यों लाना चाहते हैं। अम्बेडकर ने उसका जो जवाब दिया था, मैंने अपनी किताब में उसको विस्तार से उसका उल्लेख किया है और वो उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा भी था, पूरा का पूरा दोनों के बीच का जवाब सवाल। ये सिर्फ आदिवासियों का मसला नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये सिर्फ ईसाइयों का मसला नहीं है, ये हिंदू समाज के भीतर का भी मसला है। जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, जब कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इस पर बोलने के लिए उठे, तब उन्होंने यही बात कही थी जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि ये केवल मुसलमानों का प्रश्न नहीं है, ये हिंदुओं का भी प्रश्न है, और इसलिए अगर इतना आसान होता यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में लागू करना तो संविधान ही इसको कर देता, संविधान सभा इसको कर देती। वो नहीं कर पाई, उसने नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इनको डाला। इसका मतलब ये है कि काफी मुश्किल काम है और इसको बहुत गंभीरता के साथ में, बहुत ही नाजुकपने के साथ में इसको देखना चाहिए। अगर सरकार वास्तव में इसके प्रति गंभीर होती तो सरकार एक विशेषज्ञ समिति बनाती। वो विशेषज्ञ समिति देश के तमाम समुदायों, तमाम धर्मों, तमाम मजहबों, तमाम संप्रदायों से संपर्क करके तमाम जगह जो रिवाजी कानून चल रहे हैं उन रिवाजी कानून के प्रतिनिधियों से, उनके व्याख्याकारों से संपर्क करके एक ऐसा ड्राफ्ट, एक ऐसा मसवदा निकालने की कोशिश करती जिसमें सब लोग सहमत होते। अभी जब आदिवासियों की आप चर्चा करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तर पूर्व तो पहले ही उससे बाहर हो जाएगा। उसके बाद मध्य भारत और पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के भी बहुत से इलाके इससे बाहर हो जाएंगे। केवल कहने के लिए यूनिफॉर्म होगा, ये यूनिफॉर्म होगा नहीं। ठीक है, तो अभय जी आपसे मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है, चूंकि आपने वो रेफरेंस दिया। देखिए, इसको तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमने डाल दिया, लेकिन हिंदू कोड बिल पर चर्चा हुई। नेहरू जी ने अब खुद प्रयास करके, मेजॉरिटी ऑफ हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे, उसको 4 भाग में तोड़ा और एक इलेक्शन का सफर करवाया, उसको एक इलेक्शन में मुद्दा बनाया और जो माइनॉरिटी थी हिंदूज में, जो उसके सपोर्ट में थी, उसको बेहतर बताया कि नहीं, ये समझदार लोग हैं, जो बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं कल को समझेंगे, और हिंदू कोड बिल का जो आप मतलब उसका रूप बदलकर वो हकीकत बना। उसमें सब शामिल हुए, जैन, बौद्ध, सिख सब शामिल हुए आपत्तियों के बावजूद। अब हमारे सामने एक सरकार है जो ऐसी पार्टी की सरकार है, जब से अस्तित्व में आई है, एक लाइन उसने देश को कहा है कि यूसीसी हम लागू करेंगे। अब उसने आज, अब राजनीति है तो राजनीतिक तरीके से ही चलेगी, उसने आज इस मुद्दे को देश के सामने रख दिया है। राजनीति का अपना सफर होता है, इसमें गलत क्या है? गलत तो सही की बात नहीं कर रहा हूं, मुद्दा रखना चाहिए देश के सामने, सार्वजनिक जीवन में बहस में लाना चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्या हो, हम लोग उस तरीके पर भी हम लोगों को गौर करना चाहिए। अगर उस तरीके में ध्रुवीकरण की धुनियां ढूंढी जाएंगी कि मुसलमान लोग उस पर आपत्ति करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया मूलक गोलबंदी हिंदुओं के बीच में की जा सकती है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, मोदी सरकार 9 साल से ज्यादा हो गया है सत्ता में आए हुए, जब लोकसभा चुनाव नजदीक था तभी उसे यह मुद्दा उठाना चाहिए था। मोदी सरकार ने 2016 में से बार-बार कोशिश की है इस मुद्दे को उठाने की, लेकिन जो विधि आयोग है, पहले विधि आयोग ने मोदी सरकार की मदद नहीं की। अब विधि आयोग है क्या? विधि आयोग कानून मंत्रालय, एक कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है,
उसकी राय सरकार के लिए तो आपकी राय क्या है? विधि आयोग ने जो विधि आयोग के माध्यम से सरकार ने एक शुरुआत की है वो सही नहीं है? विधि आयोग सही रास्ता नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं दोबारा अपनी बात को आपके सामने अर्ज करता हूं। मेरा कहना है कि इस मसले पर गौर करने के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समिति बनानी चाहिए थी, जिसके अंदर तमाम तरह की जितनी भी भारत एक बहुत ही संस्कृति बहुल, धर्म बहुल, भाषा बहुल देश है। इसमें बहुत सारे रिवाजी कानून काम करते हैं जी। आप देखिए, वो रिवाजी कानून इतने हैं कि संविधान के तहत बहुत सारे राज्यों को इस प्रकार का एक विशेष सुरक्षा मिली हुई है कि कोई भी केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून उन राज्यों के जो सांस्कृतिक अधिकार हैं उनको नहीं छीन सकता। मिजोरम को, सिक्किम को सुरक्षा मिली हुई है, मिजोरम को सुरक्षा मिली हुई है, नागालैंड को सुरक्षा मिली हुई है। तो ये सब करना बहुत ही पेचीदा किस्म का मामला है। ये इतना पेचीदा मामला है कि उसमें अभी जो भारत में जो अंदरूनी एकता है वो पूरी तरीके से कायम है, उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। भारत की अंदरूनी जातीय और धार्मिक उस तरह की एकता के ऊपर अगर यूसीसी को गलत तरीके से जल्दबाजी में जबरदस्ती केवल चुनावी लाभ उठाने की दृष्टि से लागू करने की कोशिश की जाएगी तो ये एकता गड़बड़ा जाएगी। मेरा तो निवेदन है सभी से कि वो इस एकता को गड़बड़ाने के लिए सरकार को रोकें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और बिल्कुल गलत तरीके से सिर्फ राजनीति के लिए, लोगों को विभाजित करने के लिए, ध्रुवीकरण की नियत से सरकार ऐसा ना कर सके, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, नागरिकों की भी है। यूसीसी थोड़ा उलझी हुई सी धारणा है, खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में, जैसे अभय जी बता रहे हैं, तो उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करने की बात कही जाती है। लेकिन विधि आयोग ने एक पहल की, आप इसे पहल मानिए, और लोगों से सुझाव मांगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस पर क्या रिएक्ट किया बहुत मायने रखता है, क्योंकि सबकी नज़र मुसलमानों पर ही जाकर टिक जाती है। यास्मीन फारूकी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मेंबर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। ये बताइए यास्मीन मैम कि क्या राय है आपकी? विधि आयोग ने जो राय मांगी है ओपन एंडेड है, ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई ड्राफ्ट है, तो आप लोगों ने क्या राय दी है? देखिए, एक बात तो ये मैं बहुत रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर जरूर हूँ, पर मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। इसलिए उनके बिहाफ पे मेरी कोई बात ये ना मानी जाए कि मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बिहाफ पे कोई बात की है। ठीक है। मैं एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं उसी के बिहाफ पे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। आपने सवाल जो किया है कि उसका एक सीधा सा चीज़ है कि आपके संविधान में है ये चीज़ कि लागू हो सकता है, लेकिन आपका तरीका क्या है? मैं ये नहीं कहती कि कोई चीज़, नई चीज़ लाने के लिए एहतजाज होना चाहिए या समझबूझ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पहले ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड तो लाएंगे हम लोग। टीवी पे बैठ के बीजेपी प्रवक्ता ये चिल्ला रहे हैं कि बहुत 70-75 साल आपने मज़े कर लिए हैं और आप अब तो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो देखिए साहब, ये बात जो लहजा और ये जो तरीका है ना, आपकी नज़रिए से सही हो सकता है, मेरे नज़रिए से दादागिरी से लोकतंत्र और प्रजातंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र प्रजातंत्र प्रजा से ही चलता है। दूसरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लियर मैटर है कि 3 लिस्टेड हैं। राज्य कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगा। अगर आप कानून सेंटर से ही बना रहे हो तो फिर राज्यों की हमें जरूरत नहीं है। किसी चीज का एक तरीका होता है, आप जड़ों से काम करते हो, अगर आप पत्तों से काम करोगे तो काम नहीं होगा। आप क्या समान कानून चल सकता है? हवा में बातें मत करिए। मिजोरम जल रहा है, आपको परवाह नहीं है। अच्छा, 371 पे आप बात ही करना नहीं चाहते। जो खामियां हैं, आप अभी मैं सुन रही थी हिंदू लॉ पे बात हो रही थी कि इतना झगड़ा हुआ। क्या मैं एक ही सिर्फ सवाल करना चाहती हूँ कि हिंदू लॉ में बड़ी अच्छी चीज है, औरत और लड़की और बेटे को और बेटी को बराबर का हक है ना, मैं मान रही हूँ। लेकिन मुझे अगर आप 100 में से 15 भी छोड़ दीजिए, 5 केसेस भी बता देंगे कि जिसमें पेरेंट्स ने माँ के बेटे के बराबर बेटी को हक दिया है,
एक वसीयत है, उस पे हो जाती है, कहानी खत्म होती है। मुझे अगर आप 15 केसेस भी 100 में से बता देंगे ना तो मैं मान लूंगी। आप आधे की बात करते हो, चौथाई तो कोई देता नहीं है मुसलमानों में। तो कुरान में लिखा हुआ है कि 1/4 औरत को मिलना चाहिए। अच्छा, फिर सीधा सा इस्लाम का फंडा है, बीवी को भी मिलेगा, बेटी को भी मिलेगा, बहन को भी मिलेगा, अपने अपने हिस्से। वो जब टुकड़ों में हिस्से आएंगे तो वो उतना ही हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप आधे पे बात कर गए तो जो 50 से अभी तक आप उन आधों को क्या चौथाई भी नहीं दिलवा पाए हो। और मैं तो ये भी आपको बैठ के यहां से कह रही हूं कि मुसलमान भी जो इस्लाम पे बातें करता है वो भी मुझे बता दे कि क्या वो 1/4 जो बेटी का हक है या बहन का हक है क्या वो दे रहे हैं क्या? ठीक है, तो वो ही नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको मैडम करने की बात अलग होती है। मैम ये बताइए, 2 मिनट और 2 सेकंड और बात करूंगी आपसे। मैं ये एक बात जानती हूं कि आप गैसलाइट मत करो। आप ये मत कहो कि आदिवासियों को हम हटा देंगे, हम सिखों को इसमें से हटा देंगे, तो फिर आप टारगेट तो मुसलमानों को ही कर रहे हो ना। फिर वो लोकतंत्र नहीं रहा, वो मुसलमानों के खिलाफ एक एहतजाज, एक यूं मान लीजिए कि एक वो चल रही है कि साहब हमें तो मुसलमानों के खिलाफ ही बात करनी है। ठीक, वो मुझे पसंद नहीं। ठीक है, ये सही बात है। मुसलमानों के खिलाफ की बात क्यों करेंगे आप? वो भी यूनिवर्सल सिविल कोड की जब बात हो रही है तब। लेकिन ये बताइए मैम कि सरकार के स्तर पर एक सिस्टम होता है ना, वो हमारे आप से ही बनता है, हमारे आप से ही चलता है। तो आप कह रहे कि तरीका होता है, तो तरीका तो ये है कि लॉ कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके थ्रू सजेशन मांगी गई है। इसमें भी कुछ गलत है? नहीं, आपको पता है लॉ कमीशन एक बार मना कर चुका है, सजेशन बाद में माना गया है। अब आप भी सोचिए, हम सब चिल्ला रहे हैं कि साहब ये सिर्फ मुसलमानों के जो पॉइंट्स हैं ना उन पे चिल्ला रहे हैं। आप सजेशन माना गया है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन सजेशन मांगने से पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया, भाई आपके पास सजेशन आएगा, आप आवाम से, जनता से बात कर रहे हो, वो उसका रिजल्ट आएगा। हर एक मुसलमान ही थोड़ी है, हर आदमी के अलग अलग कस्टम है। हमारे यहाँ राजस्थान में एक औरत के ट्राइबल में 5-5 हस्बैंड होते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आप उधर चले जाइए, एक मर्द के 5-5 बीवियां होती हैं। मैडम, आप सिखों में देखिए कि एक चादर डालने का माफ कीजिए, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, क्योंकि देखिए अब सड़क पर कोई कैसे क्या बात करता है उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ बात यह है कि विधि आयोग ने यूसीसी पर सिर्फ सलाह मांगी है, सबको सलाह देनी है। बात जहां तक मुसलमानों की है तो उन पर सबकी सबसे ज्यादा नजर इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि वहां से आपत्तियां ज्यादा आएंगी। नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप आदिवासियों को छोड़ रहे हैं, हमें भी छोड़ दीजिए, बात खत्म। क्या इतनी सलाह दे देना उचित है? बस मेरा सवाल इतना है आपसे। नहीं तो भाई, जब आप आदिवासियों को छोड़ रहे हैं तो देखिए यही चीज वहां आएगी। आप सिखों को छोड़ रहे हैं तो मुसलमान भी फिर यही कहेगा कि हम भी तो यहाँ की प्रजा है ना, जनता है, हम भी तो लोकतंत्र के रहने वाले, उसी संविधान को मानने वाले हैं ना। तो आप फिर हमें भी छोड़ दीजिए। आप बैठ के कोई चीज को, ये देखिए, जब तक आप अलगाव की बात करते रहोगे ना, अलगाव की बात करने पे कोई भी डिसीजन नहीं आ सकता। आपने 371 में इतने सारे राज्यों के अलग से स्पेशल वो दे रखे हैं, तो वो हिंदुस्तान का पार्ट ना, वो अलग थोड़ी है। आप अभी तक खाप पंचायत जैसी चीज को नहीं छोड़ पाए। जब संथाना का बात आती है तो वो आपने ठीक है, आपका पॉइंट आपने रख दिया, आपका पॉइंट क्लियर है। खाप वगैरह की बात है या जो भी तमाम आप एग्जाम्पल्स दे रही हैं वो बात सही है और उनको जरूर कंसीडर करना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूसीसी पर, और हमें पता है कि ये जब देश का संविधान बन रहा था और हमने एक से एक बड़े रिफॉर्म किए, भारत ने जब सभी लोगों को यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी दिया, उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देशों में ये चीज नहीं थी। बहरहाल सरकार के रुख पर आते हैं। प्रेम जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार अप्रोच कर रही है यूसीसी पर, क्या उसमें प्रॉब्लम है, या चूंकि इस सरकार के बारे में लोगों का एक परसेप्शन है इसलिए वो सरकार कोई भी मूव ले रही है तो उस तरीके से ही लोग देख रहे हैं, खास करके जो लोग सरकार के खिलाफ रहते हैं? मसला मामला क्या है? यूसीसी पर पहल करना क्या गलत है? जी मनोज जी, देखिए, परसेप्शन भी बनता है तो उसकी कुछ वजह होती है। टीवी चैनल्स के ही डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
जो भाषा बोलते 2-3 लाइन सुनाता हूँ कि मुस्लिम पैनलिस्ट से बोलते हैं कि तुम्हारी छाती पर चढ़कर हमने राम मंदिर बनवाया, तुम्हारी छाती पर चढ़कर हमने 370 हटवाया और ये भी करके रहेंगे, तुमको जो करना हो कर लो। ये ओपन बात कह रहा हूँ, टीवी चैनल का जिसमें मैं भी हिस्सा रहता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये मैसेजिंग क्या है, ये परसेप्शन इससे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जाहिर बात है जो बात हो रही, जैसे विधि आयोग इस पर मशवरा कर रहा है, तो मशवरा करना सबके लिए खुला हुआ है, लोग राय रख सकते हैं, लेकिन राय अभी आई नहीं है। और ये बात पहले से हो गई कि इसमें आदिवासी नहीं होंगे, इसमें सिख नहीं होंगे, ये कैसे हो गया? ये कैसी राय है जिसमें पहले से परसेप्शन बन गया? तो ऐसे में संदेह पैदा होता है। और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो इसका मकसद निश्चित रूप से इक्वालिटी रही थी शुरू से ही, और इक्वालिटी में महिला पुरुष दोनों की इक्वालिटी की बात हुई। लेकिन जब हम इक्वालिटी को संविधान के नजरिए से देखते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी भी एक बड़ा फैक्टर होता है जिसकी चर्चा यूसीसी में नहीं होती है। भाई इक्वालिटी के अगर समकक्ष हम जाएं तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटी की भी बात होनी चाहिए ना। यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटी की बात हम करते ही नहीं है, क्योंकि उसमें रोजगार देने की बात आएगी, उसमें कम से कम सबके लिए फूड के अधिकार की बात आएगी, सबके लिए स्वास्थ्य का जिक्र होगा, इस तरह की चीजें होंगी। हम उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ उस पर ध्यान देते जिससे राजनीतिक वितंडा खड़ा हो। तो राजनीतिक वितंडा खड़ा ना हो, ईमानदारी से हम इक्वालिटी की ओर बढ़े। अगर इस पहल में ईमानदारी होगी तो भला इसमें विरोध थोड़े होगा, विरोध नहीं होगा। हाँ, कट्टरपंथी ताकतें हमेशा चाहे जिस धर्म की भी हो वो अपनी इस चीज का प्रगतिशील कदम का विरोध करती हैं जी। लेकिन प्रोग्रेसिव स्टेप्स को हमेशा एहतियात बरतना पड़ता है कि इसमें अधिकतम जो समर्थन है, कंसेंसस की हद तक जो समर्थन है वो होना चाहिए। तो कंसेंसस तो हम बात ही नहीं देखते, उल्टा डंके की चोट पर लड़ने लड़ाने की बात की जाती है। तो ऐसे में कोई भी किसी भी विषय पर सहमति कैसे बनेगी, ये मुख्य बात है। राजनीतिक सहमति तो आप कर ले, धार्मिक असहमति को देख लिया जाएगा, लेकिन राजनीतिक सहमति तो कीजिए कम से कम। तो यूसी आप व्यक्तिगत तौर पर आप इस कोड का समर्थन करते हैं, सरकार से आपकी या जो तरीका है उससे आपकी सहमति नहीं है, ऐसा माना जाए? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर हम ये कहें, हम तो कहते हैं कि देश में राम राज हो। राम राज का मतलब सबके लिए राम राज की बात तो बाद में आएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है प्रेम जी। मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक लाइन मैंने कही कि सबके लिए इक्वालिटी हो, राम राज का मतलब मोटे तौर पर यही लिया जाता है। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन होता है, सबके लिए यूसीसी हो, एक आइडियल हो, लेकिन बिना कंसेंसस के नहीं हो। ये ऑब्जर्वेशन तब का है जब से संविधान सभा की बैठक में इसको इसीलिए रोका गया कि कंसेंसस होना चाहिए। ठीक है, संविधान सभा में इसको इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया क्योंकि कंसेंसस नहीं बना। कंसेंसस हिंदू कोड बिल पर भी नहीं बना, लेकिन हिंदू कोड बिल को दूसरे तरीके से लागू किया गया। हिंदू कोड बिल लागू नहीं होता तो आज हिंदुओं में भी हजार रस्में होती, इस तरह के टकराव होते। उसके साथ साथ बौद्ध, जैन और सिख भी उसमें शामिल हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी जो शुरू से ये कहती रही है कि जब वो पावर में आएंगे यूसीसी लागू करेंगे, इससे पहले जो 2-3 बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे उसको पूरा भी किया, अब वो उसको आगे कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया का सीधा सा हिस्सा लगता है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये बताइए कि जब यूसीसी की बात हो रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि सैद्धांतिक तौर पर हम सहमत हैं, फिर उसके बाद बात कहीं गोल गोल घूमने लग रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, सरकार पे लोगों को भरोसा नहीं है। क्या बात है, ऐसा क्या है यूसीसी में कि साफ साफ बात हम लोग नहीं कर सकते? नहीं मनोज जी, साफ साफ तो बात कर रहे हैं हम लोग, बेईमानी साफ साफ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लागू कर रहे है उस पर एतराज है। बेईमान कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं हम लोग, बेईमान है हम लोग। कि कब आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार? 75 वर्ष इस देश में लग गए और अभी ये कहा जा रहा है कि तरीका ठीक नहीं है, मुसलमानों को डराया जा रहा है।
क्यों मुसलमान इस तरह से हो गया है? उसको कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता? वो भारत के नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकता क्या? और कोई महिला बैठ के महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को, उनके साथ दुनिया भर के जितने तरह के कुकर्म हैं वो हों, और उसको आप न्यायोचित ठहराने की कोशिश करें? कितने वायरल वीडियो हैं, कितने प्रवक्ता, कितने मौलाना, कितने लोग क्या क्या बोलते हैं टीवी की बहस में, और उसमें कहा जाए कि नहीं, वो कहा जा रहा है कि हम ये लागू कर देंगे। किसी के लागू करने से हुआ क्या? या किसी के लागू करने से, जबरदस्ती करने से राम मंदिर बन गया? सर्वोच्च न्यायालय तक प्रक्रिया में गया ना। कैसी मतलब बेहयाई की इंतहा हो गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस बात पर कोई भी दुनिया में किसी भी सभ्य समाज के व्यक्ति को, और ज्यादा पीड़ा की बात जानते हैं क्या है? मुसलमान तो हमेशा से अपने अंदर के सुधार के खिलाफ खड़ा रहा है, लेकिन मुसलमान को और कट्टर बनाने का काम वो तथाकथित प्रगतिशील, तथाकथित उदारवादी कह रहे हैं, जो सारी वर्जनाएं तोड़ देना चाहते हैं, जो सेम सेक्स मैरिज, LGBTQ और पता नहीं क्या क्या उसके पक्ष में दिन भर प्लकार्ड लेके खड़े रहते हैं। अरे सामान्य सी बात है, कुछ अधिकार हैं जिनको लेकर आज 75 वर्ष बाद आधुनिक भारत में पुरुष स्त्री के अधिकार बराबर हो, इस पर भी हम बहस करने में करेंगे। भाजपा क्यों लेकर आ रही? दूसरा कोई लेकर आएगा तो आप तमाशा खड़ा कर देते हैं, और भाजपा भी लेकर आती है तो आप तमाशा खड़ा कर देते हैं। ये जो चरित्र है ना, ये देश और दुनिया में हर कोई देख रहा है। ठीक है। और मैं आपको एक बात कह दूं मनोज जी, किसी भी व्यक्ति को, जितने लोग टीवी की बहस में यूसीसी का विरोध करते हैं, जितने लोग, 100% बोल रहा हूं, एक भी व्यक्ति से आप टीवी का कैमरा ऑफ करके पूछिए तो कहेगा कि होना तो चाहिए, लेकिन क्या करें, पहले वाली सरकार मुसलमानों से डरती थी, इस सरकार के ऊपर आरोप है कि मुसलमानों को डराती है। ऐसे देश चलेगा क्या? इसके लिए हर्ष जी ये बताइए, ये तो एक जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं और उनकी बात हो गई, लेकिन ये बताइए कि लॉ कमीशन ने एक ओपन एंडेड सजेशन मांगा है। जिन लोगों के मतलब 30-40 साल तो हम देख रहे हैं, 40 साल से कम मैनिफेस्टो में है, तो एक कम से कम बेसिक खाका तो देना चाहिए था। क्या कोई खाका समझ में आता है कि बीजेपी की तरफ से मान ले हम, या सरकार की तरफ से, कि करना क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर आप बिल्कुल खाली जगह छोड़ेंगे, एक परसेप्शन है, तो इस तरह की बात होगी। क्या बीजेपी के पास या सरकार के पास एक खाका है जो बता पाए कि, क्योंकि पूरा तो बदल नहीं देंगे, पूरा यूनिफॉर्म तो आप नहीं करेंगे, ये तो आप भी मानते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। आप पहले से कैसे कोई चीज मान लेंगे? और क्या सारी चीजों का ठेका बीजेपी ने ले रखा है क्या? इस देश में कोई बीजेपी अकेली पार्टी है क्या? जब आप सारे सुधारों का ठेका बीजेपी को देते हैं, देश की सारी समस्याओं का जिम्मा बीजेपी को देते हैं, आप जिन चीजों पर मुसलमानों से बात नहीं कर पाए कि भारत से अलग होकर पाकिस्तान हो गया, हमारी ही जमीन को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, और हम उस पर बोल इसलिए नहीं पाते हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान के मुसलमान को बुरा लग जाएगा, और उसके बाद हम कहते हैं कि बीजेपी की वजह से हो रहा है। आप मुझे बताइए क्या तरीका हो सकता है? 2 तरीके हो सकते हैं। एक, ये सरकार कहे कि ये कानून है, हम लागू करेंगे। दूसरा, सरकार कह रही कि एक विधि आयोग है, इसको सब लोग बताइए कि इसमें क्या हो सकता है, क्या गड़बड़ है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। अब ये कहां से तय होगा? जाहिर है जो संविधान सभा की बहस हुई थी, उस वक्त की जो मुश्किलें थी, चुनौतियां थी, हिंदू को तो सुधारने का काम 2 मिनट में हो जाता है। किसी भी सरकार को कोई संकट नहीं आता, न कांग्रेस की सरकार को। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि आज भी अगर शाहबानो हो तो पता नहीं यास्मीन जी क्या बोलेंगी। आज भी अगर मेंटेनेंस के लिए उस महिला को लड़ना पड़ा था, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिनकी ठेकेदारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी क्यों होनी चाहिए? इंडियन सिटीजन का लॉ होगा ना, उसके लिए लॉ होगा ना, चाहे क्रिमिनल लॉ हो या सिविल लॉ हो, कोई भी हो। पर्सनल लॉ की आड़ में अलग अलग लोगों की ठेकेदारी संविधान के तहत बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। यह हमें असभ्य बनाती है, बर्बर बनाती है, 2 लोगों के बीच में घृणा फैलाती है। यह लगता है इस देश के बहुसंख्यक को कि एक वर्ग है जिसके लिए इस देश में राजनेता, इस देश की सरकारें घुटनों पर चली जाती। ठीक है यास्मीन जी, आप बताइए, ये जो हर्षवर्धन जी की आखिरी लाइन है कि पर्सनल लॉज जो है इस देश में, वो बहुत बड़ी अड़चन है और उसको शायद दूर करने की कोशिश की जा रही है।
पहले कदम पे शायद यही हो। हालांकि आदर्श रूप में यूसीसी का मतलब यही है कि एक देश, एक नागरिक, एक कानून। आपकी क्या प्रतिक्रिया है यास्मीन जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि मैं आज आपसे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहती हूँ कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनको या तो पाकिस्तान, इतना प्यार है उन्हें पाकिस्तान से कि आप कभी भी डिबेट में चले जाओ, वो लोग पाकिस्तान को इतना प्यार करते हैं कि जरूर एक बार नाम लेते हैं वो पाकिस्तान का। भाई यहाँ पे पाकिस्तान की क्या किस्सा है? यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड पे। मैं आपको फिर उसी मुद्दे पे आऊंगी। अच्छा, बेशरम, आप सब कुछ कह चुके नहीं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही हूँ, नहीं कह रहा हूँ, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। मैं तो उनमें से हूँ साहब कि गालियां खा के भी हंस रही हूँ और मुस्कुरा रही हूँ, इतना दम है मेरे में। पाकिस्तान लेके नहीं आया, मैंने भारत का। एक मिनट हर्ष जी, इनको अपनी बात खत्म करने दीजिए, फिर बात करते हैं। बोलिए यास्मीन जी, बताइए आप। तो अब है ना, सवाल यह है कि देखिए, मुद्दे पे बात करिए। तो मुद्दे पे अगर आप ये बात कहते हैं तो क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा ये है कि पर्सनल लॉज पे, पर्सनल मैटर है। मैं आपके बीच में नहीं बोली। नहीं, आपको मैं याद दिला रहा हूं कि इन्होंने मैं पर्सनल लॉज जो हैं, जो पर्सनल लॉज हैं इस देश में, उसके बारे में हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाई पर्सनल लॉज जो है वो बहुत बड़ी बाधा है एक देश एक कानून के रास्ते में, उसको शायद दुरुस्त करने की कोशिश है। इस पे आपके विचार क्या है? क्योंकि आपने बहुत प्रगतिशील बातें कही। मेरे विचार ये हैं कि अगर भाजपा की नीयत सही हो, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपको ये जवाब दिया कि जो जिस तरह आदिवासियों को और सिखों को निकाल रहे हो, हमें भी निकाल दो। अगर ये सवाल नहीं आता कि हम सिखों को और आदिवासियों को निकालते हैं, तो ये जवाब क्यों आता? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। एक आपने लकुना छोड़ा था ना, आपने खला छोड़ी थी एक, तो वो आपके पास जवाब आ गया। आपने ये खला क्यों छोड़ी? क्योंकि आपको दो हिस्सों में बांटना है चीजों को। आप जब एनआरसी की और उसकी बात करते हो, आप कहते हो कि सबको हम नागरिक बना लेंगे, आके गोल बात करते हो, सिर्फ एक मुसलमानों को हटाते हो। तो आपकी तो पॉलिसी फूट डालो राज करो कर चल रही है। आप अपने मिजाज को सही कर रही है, हम तो खुद आपके साथ खड़े हो जाएंगे आके, लेकिन आपके दिलों से कड़वाहट और गंदगी तो निकले सबसे पहले। हम तो प्यार के आदी हैं, हम तो मोहब्बत से रहे। हम तो 68 साल की उम्र में, आज मैं 68 साल की उम्र में हूं, मैंने ये माहौल जो आज है ना, वो कभी जिंदगी में नहीं देखा था। गाय के नाम पे मर रहे हैं, वहां मुसलमानों की औरतों से कोई हमदर्दी नहीं रहती आपको। वहां आप है ना, जब आप बात ठीक है, हम यूसीसी पे रहे मैडम, रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, यूसीसी पे रहे, हम कम से कम हम कुछ सार्थक चर्चा कर पाए। ये ठीक बात है कि आपको कुछ लगता है, किसी और को कुछ लगता है, लेकिन जो विषय है हम उस पर बात करें। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब हम लौट के आएंगे तो कोशिश करेंगे कि मिजाज और माहौल के उससे बाहर निकलकर हम थोड़ी ऐसी ठोस बातें कर पाएं। कम से कम इस पर चर्चा तो कर रहे हैं यूसीसी पर हम, यही बड़ी बात है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता की, हिंदी में यही कहते हैं उसको। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि पूरा मामला किस दिशा में जाएगा इसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन विराग जी ये बताइए कि खाली मुसलमानों की बात नहीं है, आदिवासियों की भी बात है, और क्या क्या बात है। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं या हम ऐसा कुछ लाएंगे, कोई एक्ट लाएंगे, कोई कानून लाएंगे जिसके जरिए हम बहुत सारे एक्ट्स को खत्म करेंगे, कौन कौन सा तबका प्रभावित होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, संक्षेप में जरा बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे बहस में। देखिए मनोज जी, पहले नंबर पर मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं। आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आपने जो बात बोली, दो पहलू हैं, पहला सरकार और जो विरोध कर रहे हैं। सरकार और विधि आयोग, मेरा पहला नंबर पर मानना यह है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, और सरकार और विधि आयोग इस विषय पे सतही स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी तक कोई ठोस एक खाका सामने नहीं आया है।
और जब हम मैरिटल रेप की, सेम सेक्स मैरिज की और लिव इन मैरिज जो रिलेशंस के जब युग में अब हम अभी भी 75 साल पुरानी चीजों में अटके हुए हैं, तो एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास हो गया है सामाजिक यथार्थ में और हमारे मुद्दों में। अब जब बात आती है आदिवासी समाज की या सिख समाज की या मुस्लिम समाज की, तो बाकी सारे समाजों में संगठित प्रतिरोध नहीं है। और जो संविधान सभा में जो बहस हुई थी उसका भी लब्बो लबाब यह है कि कानूनी समानता आएगी और स्थानीय रीति रिवाजों को प्रश्रय दिया जाएगा, और यही पूरा मसला है। जो सबसे बड़ा सवाल यह है, पहले नंबर पर मैं इस बात से असहमत हूं कि कोई टारगेटिंग हो रही है, दादागिरी हो रही है। दूसरे नंबर पर जब नेहरू धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े पैरोकार थे तो उनके समय में मुस्लिम समुदाय क्यों नहीं राजी हो गया? जब हिंदू कोड बिल पास हुआ था, आज मंशा पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उस समय मंशा पे तो सवाल नहीं थे, उसी समय सहमति हो जाती। या राजीव गांधी धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार थे, उस समय उनको झुका करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए क्यों बाध्य किया गया शाहबानो केस में? इसका मतलब कि जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं जो 7 दशक पहले प्रभावी थे, आज भी उतने प्रभावी हैं। और ये मुद्दा कानूनी बारीकियों का नहीं है, ये मुद्दा यह है कि जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं उनके तुष्टीकरण के बजाय उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं उसके बजाय वो कानूनी बारीकियों से उनको डिफेंड करते हैं। यहां से पूरी समस्या है। तीसरी बात कि जो मुख्य बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां पर करने में दिक्कतें बहुत सारी हैं, क्योंकि अलग अलग मुद्दे पर सरकार बहुत सारे कानूनी प्रावधान लाने पर विचार कर चुकी है और लाना मुश्किल है। जैसे बहुविवाह है, तो आदिवासियों में बहुविवाह है। इवन गोवा में जब यूसीसी की बात करते हैं तो गोवा में भी स्पेशल सर्कमस्टांसेज में अगर पत्नी के बच्चा नहीं हो तो हिंदू पुरुषों को बहुविवाह करने की इजाजत है। तो ये सारी बातों पर तब तालमेल बनेगा जब बेसिक चीजें आएंगी। और बेसिक चीज ये है कि जो मुस्लिम समुदाय आज भी 1937 के शरीयत एक्ट से वो संचालित होते हैं। शरीयत एक्ट का मतलब ये है कि उनके पर्सनल मामलों में वो सारी बातें शरीयत के हिसाब से होगी। शरीयत का कहीं पर किसी तरीके का कोई देखिए पर्सनल लॉज में क्या है वो तो एक अलग डिटेल है और उससे निकलने की ही बात है। बुनियादी बात आपने कही, जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं वो बाय डिफॉल्ट इसके खिलाफ होंगे। सैद्धांतिक रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन वही कर सकता है सही ट्रू स्पिरिट में जिसके विचार खुले हुए हों। आप कल्पना कीजिए कि हम एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से हम धर्म को बीच से हटा रहे, समुदाय को बीच से हटा रहे, मानव की बराबरी मान रहे। पर एक छोटा सा जवाब दीजिएगा विराग जी, क्या एक झटके से एक बड़ा सा कानून लाया जाएगा और तमाम सारे जो है उसको खत्म कर देंगे और ये होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर आप छोटे छोटे बदलाव करके भी धीरे धीरे उस आदर्श की तरफ बढ़ सकते हैं जिसकी कल्पना का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या हो सकता है विराग जी? क्या छोटे छोटे स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं? तीन बातें। पहली बात, जब बार बार बोली जाती है कि पिछले विधि आयोग ने इसको मना किया था, यह बात गलत है। विधि आयोग ने बोला था कि चरणबद्ध तरीके से करना चाहिए, इसलिए यहां पर आपकी बात का जवाब है कि थोड़े थोड़े मुद्दे से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, के.एम. मुंशी ने संविधान सभा में अलाउद्दीन खिलजी का उदाहरण दिया था और उन्होंने कहा था कि आधुनिक राज्य की स्थापना के लिए उसने भी शरीयत के कानूनों के खिलाफ जाकर के आधुनिक राज्य के बारे में उसने किया था। और तीसरी बात यह है कि इस मुद्दे पर लोगों के विचार विमर्श के साथ राज्यों के साथ परामर्श होना चाहिए, राज्यों के साथ मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्यों को अधिकार है। तो सही तरीका यह है कि राज्यों के साथ केंद्र सरकार बैठक करे, राज्य सरकारों से इसके बारे में करे और फिर इसमें मजबूती से केंद्र सरकार कानून में बदलाव करे। ठीक है अभय दुबे जी, जो जहां तक हमने बातचीत की है, जहां तक हम पहुंचे हैं, इसके बाद पब्लिक परसेप्शन से ही ये सवाल निकाल के मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बात कुछ नहीं है। बात यह है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस सरकार को इसके लिए माना ही जाता है। सभी लोग मानते हैं कि भाई हिंदुत्व की बात करते हैं तो ध्रुवीकरण, और ध्रुवीकरण सबको पसंद आता है, जो विपक्षी खेमे में उनको भी पसंद आता है। तो चुनाव, ध्रुवीकरण, इसी नजरिए से सिर्फ इसको अभी देखना चाहिए। और क्या ये एक सफल राजनीतिक एक्सपेरिमेंट है? क्योंकि अभी तो लगभग 1 साल का समय है, तब तक टिकेगा क्या ये मुद्दा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात, जो आपने विराग जी से सवाल पूछा था, मैं वहां से थोड़ा 1 मिनट लूंगा अपनी बात कहने के लिए। जो 22वां विधि आयोग था, 21वां विधि आयोग था, उसने ये कहा था कि जो
पारिवारिक कानूनों में जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को खत्म करने के यूनिवर्सल सिविल कोड के अलावा और भी तरीके हो सकते हैं। उनके जरिए अब सरकार ने जो 3 तलाक वाली विकृति थी, उस 3 तलाक वाली विकृति को बिना यूसीसी लाए खत्म कर दिया। जी जी। अगर मुस्लिम समाज में विवाह से संबंधित बहुत सारी 4 शादियों का विधान है मान लीजिए, और हलाल निकाह मुता, बहुत से लोग शरीयत के मुताबिक उसके पक्ष में तर्क देते हैं। मैं जाती तौर पर, मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन अगर मुझसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा ये चीजें मुस्लिम समाज से खत्म कर दी जानी चाहिए। जी जी। मेरा कहना है कि अगर इन चीजों को खत्म करना ही मुख्य लक्ष्य है तो ये तो बिना यूसीसी लाए खत्म की जा सकती हैं। ठीक है। 3 तलाक वाला मसला इस बात का सबूत है। ठीक है, लेकिन अभय जी राजनीतिक सवाल, 3 तलाक वाला जब आप यूसीसी लाएंगे तो आप दरअसल बर्र के छत्ते को छेड़ देंगे। जाती तौर पर मैं यूसीसी लाने के पक्ष में हूं, मैं हमेशा इसके पक्ष में लिखता बोलता रहा हूं, लेकिन ये हिंदुस्तान में होने वाले सबसे ज्यादा मुश्किल कामों में से एक है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी और बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला होगा, इसकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, मेरा कहना है। ठीक है, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ होंगे। प्रेम जी, क्या ये एक पॉलिटिकल ध्रुवीकरण का अटेम्प्ट मात्र है? बाकी जो चीजें इसमें होंगी वो पीछे में होंगी, लेकिन सामने चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो इसको इस तरीके से ही देखेंगे लोग भी, वोटर्स भी। जी जी मनोज जी, मैं आपकी बात से शुरू करता हूं। आपने बताया कि जो लोग भी प्रोग्रेसिव होंगे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलेंगे। थोड़ा सा ये मैं थोड़ा सा इसका दूसरा पहलू बताता हूं कि ठीक है ये, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का जो तरीका होगा वो डेमोक्रेटिक तरीका अगर नहीं होता है तब उसका विरोध किया जाए तो ये भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। ठीक है। यूसीसी को लागू करने के लिए जैसे कि हमारे वकील साहब ने कहा कि सभी राज्यों की सहमति ली जानी चाहिए। एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये जो देश है हमारा यूनियन है। प्रेम जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन प्रेम जी मेरा सवाल ये है कि ये दोनों तरह के प्रोग्रेसिव लोग मिलकर क्या 2024 के लिए माहौल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ, आपका सवाल राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है कि ये जो है, चूंकि घोषणा पत्र में रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो राजनीतिक सवाल तो शुरू से है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले वो कह रहे हैं जैसे धारा 370 हटाकर आए हैं, वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक पृष्ठभूमि है। तो उसी हिसाब से इसको वो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। और चूंकि देश में धारा 371 भी है बहुत स्टेट्स में, तो उसके हिसाब से उसको भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन नहीं खत्म कर सकते क्योंकि वहां राजनीतिक जो है फायदे नहीं मिलते। यहाँ कुल मिलाकर के हिंदू वर्सेस मुस्लिम के ही इर्द गिर्द यूसीसी का ताना बाना बुना जा रहा है। यही पर वो पॉइंट है जिससे कि राजनीति बढ़ती है। समर्थक और विरोधी जो है इसी पॉइंट पर 2 हिस्सों में बंटते हैं। राजनीति इसी की हो रही है, इसमें तो कोई 2 मत है ही नहीं। नियत अगर सही रहे, अगर सब डेमोक्रेटिक तरीके से इसको लागू करने की बात की जाए, राज्यों की सहमति ली जाए, समुदायों की सहमति ली जाए, तो फिर यूसीसी का विरोध नहीं होगा, वेलकम होगा। जी ठीक है। हर्षवर्धन जी, क्या ये सवाल तो रहेगा ही आपसे कि मतलब 24 चुनाव तक ये मुद्दा टिक पाएगा, बनेगा, मुद्दा रहेगा, या फिर कि बीजेपी ने इस तर्ज के जो तमाम मुद्दे हैं उनको थोड़ा ओवरडू कर दिया है? ऐसा भी हो सकता है क्या? ठीक कह रहे हैं मनोज जी। ओवरडू करना मतलब क्या हुआ? कुछ ज्यादा कर दिया, बढ़ा चढ़ा के कर दिया, किसी के खिलाफ कर दिया। तो संविधान सभा की बहस में वो लोग क्यों कह रहे थे कि ये सब होना चाहिए? संविधान सभा की बहस में ये भी कहा गया था कि पंचायती राज लागू होना चाहिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं हो पाई। राजीव गांधी के समय में जाकर हुई। नेहरू जी कहा करते थे कि 370 ऐसा अस्थायी अनुच्छेद है, घिसते घिसते घिस जाएगा, नहीं हटा। उसको भी भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा और उसपे भी आया कि मोदी शाह ने हिंदू मुसलमान किया। 3 तलाक, इतनी बड़ी बुराई, ये तो मुस्लिम महिलाओं को धक्के मार के निकाल देना चाहिए था, ऐसे मौलानाओं को जो इसकी बात करते हैं। लेकिन नहीं, मुस्लिम महिलाएं उसको सुनती रही, उसके साथ खड़ी रही, और उसको भी भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। वो तो हिंदू मुसलमान कर रही थी, सब जगह वो हिंदू मुसलमान कर रही थी। इस देश में बाकायदा एजेंडे में जो जिसको हम कहते हैं ना कि संविधान सभा में जो कहा कि नहीं अभी ये चीजें होनी तो चाहिए, लेकिन हम साहस नहीं कर पा रहे।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला, नहीं वो तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या इस देश में सेकुलरिज्म सचमुच से फर्जीवाड़ा है क्या? देश के लोगों को धोखा देते हैं क्या ये सेकुलर कहने वाले लोग? ये कितने बड़े फ्रॉड हैं। ये कहते हैं प्रोग्रेसिव, सेकुलर, लिबरल, लेकिन जैसे ही ये कोई काम कर रहा हो तो कहते नहीं भाई तरीका गलत है, ऐसे मत करो। तुम बात जो कर रहे हो ये लागू होनी चाहिए, लेकिन क्यों लागू करोगे? अभी छोड़ दो यार, जाने दो ना, कौन सा इससे फर्क पड़ जाएगा अभी कुछ दिन और सब। मुझे लगता है कि जब इस तरह की बात होती है तो एक वर्ग के मन में कहीं ना कहीं ये आता है, हम कानून का पालन करते हैं, ये ठीक वैसे ही है। एक आखिरी 10-20 सेकंड जो है हमारे पास बचे हुए हैं, तो वो मैं चाहूंगा कि यास्मीन जी इस पे कमेंट कर दे। यास्मीन जी, क्या ये 2024 चुनाव में मुद्दा रहेगा? हर बार जब भी चुनाव हुए, कभी राम मंदिर मुद्दा, कभी कश्मीर मुद्दा, कभी तलाक मुद्दा, अब कॉमन सिविल कोड मुद्दा, तो मुद्दे तो उन लोगों के पास है। अब ये बड़ी परेशानी की बात है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कहानी कौन सी होगी, वो बात अभी तक इनकी सामने आई नहीं है। तो ये तो 100% श्योर है कि मुद्दा ही यही है 24 का। ठीक है, मैं गारंटी से ये बात कह रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये मुद्दा रहेगा, ये बात स्थापित होती है, लेकिन इसके साथ ही इस मुद्दे पर बहस हो रही है, बातचीत हो रही है, ये भी एक अच्छी बात है। मतलब हर सिक्के का दो पहलू होता है, देखिए तो दोनों पहलू देखिए, एक पहलू क्या देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।